एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। आप लोगों का फिर स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन लाइफ पर। दोस्तों, जैसा कि बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है और आप लोगों को टेस्ट सीरीज देना चाहिए जरूर। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपको तैयारी को जानने के लिए, अपनी जांचने को, खुद को जांचने के आपको कितना बेस्ट तैयारी, आपको टेस्ट सीरीज जरूर देना चाहिए। तो ये टेस्ट सीरीज हम लोग लिए हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। टेस्ट नंबर 1 है जो नए बच्चे में इसमें 100 क्वेश्चन। और बच्चे मैं इतने अच्छे से कंटेंट यहाँ से तैयार करके दिए इस वीडियो में कि आपको ओनली 5 क्वेश्चन देखिए, बिना स्किप आप 5 क्वेश्चन देखिए, आपको 50+ क्वेश्चन एक्स्ट्रा जानने को मिलेंगे। चलिए फटाफट हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के शपथ लेने का प्रारूप का वर्णन नहीं। अच्छे से पढ़िएगा, देखिए वर्णन नहीं है। ऐसे बच्चे बहुत यहाँ पे गलती कर देते हैं, उनको लगता है क्या पूछा वर्णन है और फटाफट वो जल्दीबाजी में करके कोई भी जो उनको सही लगता है वो टिक कर जाता है। वहीं पर उनका एक क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाता आते हुए गलत। तो जो हाँ पढ़ेंगे आपको नहीं है तो यहाँ पे मार्क्स कर लेंगे, ठीक है, मार्क कर लेंगे कि नहीं है तो नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन ए है राज्य और संघ के मंत्री, ऑप्शन बी है सर्वोच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन सी है भारत के नियंत्रक का महालेख परिचर और ऑप्शन डी है राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी राज्यपाल। थोड़ा सा इसको समझते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको पता है जो हमारे संविधान में 470 वो आर्टिकल, इस टाइम 470 आर्टिकल है और 12 यहाँ पे मतलब 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग है। तो ये तो प्रेजेंट टाइप में है। अगर प्रेजेंट टाइम पूछेगा कि इस टाइम कितनी है तो ये आपको बताएंगे कि 470 आर्टिकल है, 12 अनुसूचियां, 25 भाग है। अगर पूछ दे कि हमारे संविधान में, हमारा जो संविधान जब बना था तो उसमें कितने आर्टिकल से, कितनी अनुसूचियां थी या कितने भाग थे, तब आप क्या बताएंगे। तो उस टाइम के लिए समझ लीजिए। तो उस टाइम अगर होगा तो उस टाइम हमारा जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम 395 आर्टिकल्स थे, 22 भाग था और 8 अनुसूची है, ठीक है। और जो हमारा अनुसूची 1 अगर पूछेगा अनुसूची 1 में क्या था, तो जो अनुसूची 1 है राज्यों के नाम न्यायिक क्षेत्र अधिकार से जुड़ा। अगर अनुसूची 2 पूछेगा तो भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल या लोकसभा के अध्यक्ष के भत्ते या विशेष अधिकार। तो आपको ऐसे याद करना है। अगर अनुसूची 1 पूछ दे तो राज्यों के न्याय या न्यायिक क्षेत्र नाम है, सॉरी, राज्यों के नाम या न्यायिक क्षेत्र। अगर अनुसूची 2 पूछ दे तो भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल या लोकसभा के अध्यक्ष या भत्ते उनके विशेष अधिकार, ऐसे जितने भी अधिकारी होते हैं। अगर अनुसूची 3 पूछते तो अनुसूची 3 में बताइए क्या क्या है, क्योंकि बहुत बार ये पूछता है कि अनुसूची 2 क्या, अनुसूची 3 क्या, अनुसूची 4 क्या है। तो अनुसूची अगर हम लोग 4 की बात करें तो इसमें राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। काफी बार पूछते हैं कि अनुसूची 4 के बाद बताइए, तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। तो यहाँ से आप लोग देखते रहिएगा, राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। अगर अनुसूची 7 पूछ दे तो इसमें स्टेट और सेंट्रल के शक्तियों का विभाजन है, ठीक है। और अगर पूछ दे अनुसूची 8 क्या है, तो अनुसूची 8 हमारा भाषा से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? भाषा से जुड़ा। अनुसूची 9 पूछ दे तो हमारा जुड़ा है भूमि सुधार से। तो आप लोग यहाँ से देखते चलिएगा। तो जो देखिए, जो मैं बता रही हूँ मुंह से बोल के, तो उसको आप लोग अच्छे से देखिए, अच्छे से सुनिए, क्योंकि यहाँ से अगर ये सेम क्वेश्चन ना आए, लेकिन इतना आप लोग को पता रहेगा कि हमारे जो संविधान हमारा अभी है उसमें कितने आर्टिकल्स है। 470 आर्टिकल्स है, 12 अनुसूचियां, 25 भाग है। जो हमारा संविधान जब बना था उसमें 395 आर्टिकल है, 22 भाग है और 8 अनुसूची। ये सब आपको पता होना चाहिए। अनुसूची 1 में क्या, अनुसूची 2 है। तो अभी जितना मैं अनुसूची है उतना आप रट लीजिए। फिर इसके अलावा फिर नेक्स्ट किसी टेस्ट में अनुसूची का बात आई तो जो बाकी अनुसूची बचा मैं उसके बारे में भी आपको याद करा दूंगी या रटवा दूंगी। तो आपको कुछ भी ज्यादा नीड नहीं पड़ेगा जरूर करने, बस जो मैं कह रही हूँ उतना आप लोग सुनते चले। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कालीबंगा, ऑप्शन बी है धोलावीरा और ऑप्शन सी है बनावली और ऑप्शन डी है हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर होगा धोलावीरा। क्या होगा इसका राइट आंसर? धोलावीरा। और चलिए हड़प्पा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी दयाराम सहानी ने। कब की थी? 1921 में। रुकिए 1 मिनट में यहाँ पे लिख कर बता देती हूँ। तो 1921 में किसने की थी? दयाराम सहानी ने की। और जो हड़प्पा है वो किस नदी किनारे है? जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है। कहाँ पे? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। और जो बनावली है, ये बनावली इस टाइम कहाँ है? पूछता है कि बनावली कहाँ है, क्या कहाँ है? ये हरियाणा में। क्या है? कहाँ है? हरियाणा। और कालीबंगा, तो जो कालीबंगा थी, जो कालीबंगा है हमारा घग्गर नदी के किनारे। कहाँ, किसके किनारे? घग्गर नदी के किनारे। और कालीबंगा इस टाइम है कहाँ? तो जो कालीबंगा है वो अभी है
राजस्थान में, यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ। तो जो कालीबंगा है वो राजस्थान में। तो आपको इतना याद करके चलना है पॉइंट कि कौन कौन सा पॉइंट मैं बताते चलती हूँ। तो जो हड़प्पा है वो रावी नदी किनारे है। धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में धोलावीरा है। ठीक है। और कालीबंगा, तो कालीबंगा के बारे में एक और चीज याद रखिएगा, जो कालीबंगा है इसमें काले रंग की चूड़ियां से प्राप्त हुई थी, इसका नाम इसलिए कालीबंगा रखा। बनावली, तो बनावली के बारे में आप लोग क्या, ये हरियाणा में है कि कहाँ, किस नदी के किनारे? रंगोई नदी के किनारे। और ठीक है, तो इतना पॉइंट आप लोग याद करते चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन, एक मिनट मैं इसको इरेज कर दूं ताकि मैं यहाँ पे आपको लिख के बताते चलूंगी। ठीक है। तो देखिए, जितना मैं पॉइंट बताते चल रही हूँ आपने इसको रिवाइज करते चलिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये सब पॉइंट है। चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारा है, मिथुन नामक त्योहार भारत के किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है? तो जो पूछा है ये मिथुन त्योहार है किस जनजाति का प्रमुख त्योहार, तो ऑप्शन ए नागा, ऑप्शन बी है मणि, ऑप्शन सी है टोडा और ऑप्शन डी है नील। तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा नागा। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा नागा। 1 मिनट। हाँ, तो नागा। ठीक है। और ये भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य है वहां पे ये जनजाति पाई जाती है। स्पेशली बहुसंख्य जनजाति है नागालैंड की। ठीक है, तो याद, नाम से याद हो जाएगा नागा, नागालैंड। ठीक है, ऐसे करके आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित है? तो आपको बताना है सुमेलित है। ऑप्शन ए है संविधान का दूसरा भाग नागरिकता। ठीक है। संविधान का 10वां भाग सैन्य छावनी क्षेत्र। संविधान, ऑप्शन सी संविधान का सी 15वां भाग आपदा उपबंध। ऑप्शन डी है कि संविधान का 20वां भाग निर्वाचन। तो इसका राइट आंसर होगा संविधान का दूसरा भाग। तो जो संविधान का जो हमारा दूसरा भाग है वो नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? हमारा नागरिकता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। दीवाने मुक्तराज नामक ये नए विभाग की स्थापना किस मुगल सुल्तान ने की थी? तो आपको बताना है कि सुल्तान ने की थी। तो ऑप्शन ए इसका क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है बलबन। तो आपको बताना है किसने किया था। तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का दूसरा शासक था। कौन सा? दूसरा शासक था। और एक और बात, ये अपने चाचा का, ये अपने वो ससुर को मार के गद्दी पर बैठा था। ठीक है, इसका जो नाम है, जिसका सही नाम है, जिसको वास्तविक नाम कहते हैं, अली, यहाँ पे अली, ये एक ही मैं बता रही हूँ, नीचे जगह नहीं है तो इसे नीचे लिख देती हूँ, गुरसब। ठीक है, तो अली गुरसब इसका नाम है। और थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, इसने क्या क्या बनवाया था। तो अलाई दरवाजा का निर्माण इसे अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कुस्से के शिकार का भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया। तो देखो, अलाई दरवाजा सबको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, लेकिन ज्यादा लोग नहीं जानते कुस्से के शिकार का निर्माण कौन कराया था। ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही कराया था। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा आप लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानिए। और एक्स्ट्रा पॉइंट बता दो, जो घोड़े दागने का प्रथा है, अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। युद्ध में जब घोड़े बदले ना जाए इसलिए उन्होंने घोड़े दागने का प्रथा प्रचलित किया था, चालू किया था या लागू किया था। और फिर वो क्या बोलते हैं, सेना को नगद वेतन देने का भी इन्होंने आरंभ किया था। ठीक है, तो इतना है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप लोग जानते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, जनगणना के बारे में। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला है सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल है और सर्वाधिक कम लिंग अनुपात हरियाणा में पाया जाता है। और दूसरा है 6 वर्ष से कम शिशु आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल में दर्ज की गई है, जबकि सबसे कम हरियाणा राज्य में दर्ज की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हाँ, तो ऑप्शन ए इसका राइट है। थोड़ा सा ये तो चलिए पूरा इंडिया की जनगणना के बाद थोड़ा सा बिहार की जनगणना रिलेटेड में कुछ फैक्ट आपको बता दें। तो इस टाइम बिहार के में अगर देखिए जनगणना, तो जो ग्रामीण जनगणना है 88.71% है, वहीं शहरी जनसंख्या की बात करेंगे 11.29% है। ठीक है, और जो 2001 से 2011 के बीच 10 की जनगणना पूछते कितना वृद्धि हुई, तो 25.2%। 10 की जनसंख्या वृद्धि हो। ठीक है, और सबसे ज्यादा 10 की जनसंख्या वृद्धि कहाँ है? मधेपुरा में है, किशनगंज है, फिर अररिया, फिर खगड़िया, फिर पूर्वी चंपारण। ठीक है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या जनघनत्व की बात करते हैं, अगर बिहार में जनसंख्या जनघनत्व कितना है, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइएगा बिहार में जनसंख्या जनघनत्व कितना है। एक्चुअली मैं ही बता देते, 1106 है। ठीक है, 1106 है। और सबसे ज्यादा अगर बात करें जनसंख्या जनघनत्व, सबको लग रहा होगा पटना है, लेकिन पटना नहीं है। सबसे ज्यादा जनसंख्या जनगणना सीहोर में। कहाँ है?
सिहवर में, फिर पटना में, फिर दरभंगा में, फिर वैशाली में, फिर बेगूसराय। और बिहार के लिंगानुपात की बात करें तो बिहार में 918 लिंगानुपात है। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात गोपालगंज में पड़ता है। कहाँ पे? गोपालगंज में सबसे ज्यादा है। कितना है? 1021 है। फिर गोपालगंज के बाद सिवान में, फिर सारण में, किशनगंज में। ठीक है। और सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो मुंगेर में। कहाँ है? मुंगेर में, यहाँ पे मुंगेर में सबसे कम, और सबसे ज्यादा गोपालगंज में। ठीक है। और अगर बात करें बिहार की लिटरेसी रेट, बिहार की साक्षरता दर कितनी है, तो जो बिहार की ओवरऑल साक्षरता दर है 61.8% है। 61.8%। इतना फैक्ट आप लोग याद करते चलिएगा, और बाकी और भी अगर क्वेश्चन आएगा तो वहां पे जो जनसंख्या का और इम्पोर्टेंट पॉइंट में वहां पे आपको बताते चलूंगी। तब तक आप इतना याद करते चलिए। चलिए मैं इसको इरेज कर दूं, फिर से आपको बताने में आसानी की स्पेस मिलता रहेगा। तो जितना भी मैं आपको बताते चलती हूँ इसको आप लोग याद रखिए। देखिए हूबहू तो टेस्ट सीरीज में से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हाँ जो आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसको अगर आप लोग देखते चलेंगे तो आप लोग का काफी बेनिफिट होगा, मैं बता दूं। चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं। किस संविधान संशोधन के माध्यम से ये व्यवस्था बनाई गई है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा? ठीक है। तो इसका देखते हैं। ऑप्शन ए है 39वां संविधान संशोधन 1975। ऑप्शन बी है 38वां संविधान संशोधन 1975। ऑप्शन सी है 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन डी है 43वां संविधान संशोधन 1977। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 38वां संविधान संशोधन 1975। थोड़ा सा वो 39वां संविधान संशोधन के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या बताया गया? तो जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष में जैसे संबंधित विवाद, उनके क्या उनके निर्वाचन से जो संबंधित विवाद है उनको न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। ठीक है। और आप लोग मुझे वो 42वां संविधान संशोधन आपको पता है, इसको छोटा संविधान या मिनी संविधान भी कहा जाता है। और इसमें तो बहुत सारे इसमें के अंदर प्रावधान जोड़े गए, जैसे कि हमारा प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़ा गया था। कमेंट करके आप लोग बताइए वो कौन कौन से वर्ड जोड़ा गया। तो 43वां संविधान संशोधन के बारे में वो पता हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं पता इसको लिख लीजिए, और आपको घर जाके या जब भी वीडियो एंड होने के बाद आपको खुद इस पे काम करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या बताया गया। चलिए हम लोग 8 क्वेश्चन नंबर के तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के तहत कौन सी शर्तें वायसराय लॉर्ड इरविन मानते हुए तैयार हुए? ऑप्शन ए है ऐसे राजनीतिक बंदियों को आजाद या रिहा कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है। दूसरा है भारतीय पर नमक बनाने पर लगी रोक खत्म कर दिया जाएगा। ऑप्शन 3 है भारतीय विदेशी वस्तु तथा शराब की दुकानें पर धरना दे सकते हैं परंतु कानून का पालन करते हुए। चौथा है जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया उन्हें पुनः सरकार वापस लाने में प्रयास करेगा। ठीक है। तो इसका सही उत्तर बताना है कि 8वां का सही उत्तर क्या हुआ था। जो 8वां का है उपयुक्त सभी। थोड़ा सा ये गांधी इरविन फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। गांधी इरविन फैक्ट के बारे में जो हमारा सभी ने अवज्ञा आंदोलन, जो हमारा गोलमेज सम्मेलन हो रहा था उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इरविन ने गांधी जी के सामने प्रस्ताव बुलाया था। ऐसे चर्चा हुई थी तो गांधी जी ने इरविन के सामने ऐसे प्रस्ताव रखे थे। उसी को हम लोग 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुए थे। ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। और वो मैं पहले बता 3 तो गोलमेज सम्मेलन, लेकिन प्रथम कब हुआ था, द्वितीय कब हुआ था, तृतीय, तीनों का डेट आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। और जब ये गोलमेज सम्मेलन हुए थे तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ पे मैं बता दूं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है। तो यहाँ रैमजे, देखिएगा रैमजे मैकडोनाल्ड। स्पेस बहुत कम है लेकिन मैं इसी में लिखने के लिए कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है। तो इतना ही आपको याद करते हुए चलना है। चलिए हमारा 9 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो ये सबसे ज्यादा सड़क घनत्व पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दिल्ली में। तो इसमें तो कुछ ज्यादा बात नहीं है बताने के लिए, कुछ सब फैक्ट है। तो दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो जो काला घोड़ा है काला महोत्सव कहाँ आयोजित किया था? ये किया गया था आपका मुंबई में। और ये कब से चालू हुआ था?
आई मीन कब से प्रारंभ, तो 1999 से, ठीक है। तो इसमें कोई फैक्ट है वाली, तो आप लोग देखते चलिएगा। नेक्स्ट है, भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्या है जिसके कारण प्रशासन नागरिक की केंद्रितता नहीं हो पाता है? तो ऑप्शन ए सिविल सेवकों की आवृत्ति मूलक समस्या है, ऑप्शन बी है जवाबदेही का अभाव, ऑप्शन सी है लाल फीताशाही, और ऑप्शन फोर है नागरिकों को अपने अधिकार तथा कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना, देखिए फिर से यहाँ पे आया संबंधित नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा इसमें संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकेश्वर शतक के रचयिता वज्रदत्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिला है? तो ये सबसे ज्यादा मिला है महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही होगा, ठीक है। 14 क्वेश्चन हमारा, भारत के पहले नियंत्रक के महालेख परीक्षक कौन थे? तो आपको बताना जो भारत के पहले नियंत्रक के महालेख परीक्षक कौन थे, तो इसका मैं बता दूं ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। वी नहरी राव इसका ऑप्शन है। और जो नियंत्रक के महालेख परीक्षक है कैग, जिसको बोलते हैं कैग भी बोलते हैं, इसके संविधान के किस आर्टिकल में इनके बारे में किया गया है चर्चा? तो 148 से लेके 151 के बारे में, वो कैग के बारे में चर्चा की गई। तो ये आर्टिकल बहुत जरूरी, आप लोग ये इसको याद करके चलेगा, क्योंकि ये आर्टिकल बार बार पूछा जाता है हर एग्जाम में, चाहे आप किसी का भी एग्जाम देते हो, कोई भी एग्जाम देते हो, लेकिन ये आर्टिकल हमेशा पूछा जाता है कि कैग किस आर्टिकल में, तो 148 से लेके 151, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट करके रखे रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म, सुनिए, धर्म में कितने लक्षण बताए गए? जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक है, 10 लक्षण बताए गए। और आपको पता है जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? जिसको नहीं पता बताइए कौन की थी? तो ये किए थे ऋषभ देव ने। किसने किया था? ऋषभ देव ने, ऋषभ देव ने। और जैन धर्म के इसमें जैन धर्म में 24 तीर्थकर थे, और 24वां तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। एक और बताए, ऋषभ देव का एक और नाम से जाना जाता है, ऋषभ देव को एक और नाम से जाना, लेकिन किस नाम से? आदिनाथ। किस नाम से? आदिनाथ। तो ये पक्का पक्का आ सकता है एग्जाम में, इसको आप लोग देखते चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समयावधि क्या थी? टाइम पीरियड पूछा, टाइम पीरियड क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1985 से 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। और नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, इन तीनों के राज्यपाल का नाम मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर है। आप लोग का होमवर्क है, आप लोग बताएंगे मुझे, ठीक है, HW है आप लोग का, कि आप लोग मुझे बताएंगे कि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के राज्यपाल इस टाइम कौन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़े। अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के दौरान गांधी जी का प्रमुख सहयोगी कौन थे? तो आपको कौन था या कौन थी तो बताना है। तो आपको बता दें इसके प्रमुख सहयोगी गांधी जी के अनसुईया बेन थी। कौन थी? अनसुईया बेन थी। और जो ये आंदोलन हुआ था मिल आंदोलन, ये 1918 में हुआ था, ठीक है। 1900 जब वहां पे प्लेग जैसे बीमारी फैल गई थी, और वहां के जो अंग्रेज सब थे वो किसानों को बोनस देने के लिए तैयार नहीं हुए थे, तो फिर गांधी जी यहाँ पे आके हड़ताल की, और फिर 35% भत्ता मिला था फिर, ठीक है। तो इतना आप लोग पॉइंट देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत की पहली तेल संशोधन इकाई असम के डिगबोई क्षेत्र में 1901 में स्थापित किया गया था। दूसरा है, स्वतंत्र भारत की पहली तेल संशोधनशाला 1954 में मुंबई में स्थापित की गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा एक और दोनों सही है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, इन दोनों को आप लोग रख लीजिएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका गोवा में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। करंट का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितने जनजाति समूह को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PYTG के रूप में मान्यता दी है? तो कितने उनको मान्यता दी है? तो ये दी गई है 75 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, महरौली लो स्तंभ लेख, चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये सही नहीं है, लेकिन बात करें एरण अभिलेख किससे जोड़ा, तो भानुगुप्त से जुड़ा, मंसदौर अभिलेख से तो कुमार गुप्त से जुड़ा, और प्रयाग पार्षद अभिलेख से सुमंद्र गुप्त से जुड़ा है। तो ये क्वेश्चन ज्यादा
याद करके जाइए, एकदम आप लोग इसको रटा होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो आप लोग को बताना है कि भारत की सबसे बड़ी तीसरी खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो आपको मैं बता दूं, ज्वार है। कौन सा है? ज्वार। और ज्वार के बारे में थोड़ी कम वर्षा में भी पैदा किया जाता है और काफी इसमें पौष्टिक पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है, राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपत्ति की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं, इस हेतु संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। और राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति से वापस ले सकता है। तो आपको पता है इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर मैं बता दूं, दोनों होगा। ऑप्शन सी इसका राइट, एक और दोनों होगा। जैसा कि हमारे संविधान में 3 प्रकार का इमरजेंसी प्रोविजंस है, ठीक है। और 3 कौन कौन सा है हमारा? एक तो हमारा 352 है, 356 है और 360 है। 352 को हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल या आपातकाल बोलते हैं मनली, और 356 को राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, और 360 को बोलते हैं हम लोग वो वित्तीय आपातकाल। और मैं बता दूं, आज तक 360 कभी लगाया नहीं गया भारत में, कभी लगाया इसकी नौबत नहीं आई है भारत में वित्तीय आपातकाल की, ठीक है। और ये बता दूं, जो आपातकाल है संविधान के भाग 18 में पूछता है कि भाग 18 में कौन सा है, तो ये आपातकाल से जुड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सारा आप कहने के लिए बस मान ली 24 क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ पे 100 प्लस ऊपर क्वेश्चन जानने को मिला। अगर ये चैनल अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लगा, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखे, मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी और खर्चे की देखरेख करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? तो आपको बताना है किसके अधिकारी क्या कहलाते हैं। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित नगरों में से कहां पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है? तो आपको बताना है सबसे ज्यादा इन ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज्यादा मानसूनी वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है कलकत्ता। मानसून जब शब्द आएगा तो घबराएगा नहीं। मानसून मतलब हवाओं का 6 महीना हवाएं इस तरफ से चलेंगे, 6 महीना हवाओं का दिशा बदलना, ठीक है, पवनों का दिशा मिलना। पवने 6 महीने इस ऐसे चलेंगे तो पवने 6 महीने ऐसे चलेंगी, उसी को हम लोग मानसून कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 27 नंबर का अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसे कानून, ऑप्शन ए संघ के सभी राज्यों पर लागू होगा, ऑप्शन बी राज्य के विधानमंडल द्वारा संशोधन तो की जा सकती है परंतु समाप्त नहीं, ऑप्शन सी केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए संसद ने कानून बनाया, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए संसद ने कानून बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलूरी सीता राम राजू का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो इनका नाम आता है रंपा विद्रोह से। किससे जुड़ा है? रंपा विद्रोह। और रंपा विद्रोह की बात करें तो रंपा विद्रोह हुआ था आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश। अब कब हुआ था? इनका टाइम पीरियड भी पूछता है। तो 1879 में रंपा विद्रोह हुआ था, जिसके नेतृत्व अलूरी सीताराम राजू ने किया था। अगर हम लोग वही खासी विद्रोह की बात की तो जो खासी विद्रोह है ये उत्तरी बंगाल में हुआ था। और रामोसी विद्रोह बात करें तो पश्चिमी तट जो है वहां पे महाराष्ट्र के पास होता, पश्चिमी घाट पे, ठीक है। अब चित्तौड़ सिंह इनका नेतृत्व किया था। कब हुआ था? 1 मिनट, कब हुआ था ये? 1822 में हुआ था, ठीक है। 1822 में सा। अब नील विद्रोह काफी इंपॉर्टेंट है। नील विद्रोह, जो नील विद्रोह हमारा 1859 में हुआ था बंगाल के नादिया जिले में। पूछता है बंगाल ही पूछता है, बंगाल के नादिया जिला, बंगाल के नादिया जिला, यहाँ लिख देती हूँ, नादिया जिला, नादिया जिला में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? बंगाल के नादिया जिला। इतना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इतना आप लोग देखते चलेगा कि कहाँ हुआ था, बंगाल के नादिया जिले में। और जो बंगाल जब ये नील विद्रोह हुआ था उस टाइम एक बुक लिखे थे, नील दर्पण, जिसके लेखक कौन थे बताइए? जिसके उसके लेखक कौन थे? तो जो नील दर्पण है, काफी पूछा जाता है, काफी फेमस क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है। नील दर्पण के दीन बंधु मित्र थे। कौन थे? दीन बंधु मित्र। 1 मिनट में पेन ले लूं। हाँ, दीन बंधु, हो 1 मिनट, कहाँ चला गया? हाँ, दीन बंधु मित्र थे, ठीक है। और ये तो हो गया नील दर्पण, सबको पता है नील दर्पण दीन बंधु मित्र लिखे। लेकिन जो नील दर्पण का अनुवाद अंग्रेजी में वो किसने किया था? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, और आपकी एग्जाम में आने के, तो इसका जो अनुवाद किया था माइकल, 1 मिनट, माइकल मधुसूदन दत्त, ठीक है, दत्ता।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 29 क्वेश्चन, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि क्या है? ठीक है, तो ये जल संधि है पनामा नहर। ठीक है, पनामा नहर जोड़ती है आपका प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, पनामा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्षत्र की कुल संख्या कितनी है? तो अभी नक्षत्र की कुल संख्या 27, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए 31 नंबर पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हिंदी या अन्य राज्य की भाषा के उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा को दर्जा दे सकता है। और टू शासकीय प्रयोजनों हेतु राज्य का विधानमंडल केवल 8वीं अनुसूची में किसी एक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना था इसका सही है केवल एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साल चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? तो जो साल चिकित्सा उसके पितामह है सुश्रुत। ये जो 2800 आज से 2800 साल पहले इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की थी। ठीक है, इतना भी पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा एक सही है? तो आपको बताना है जो पूर्वोत्तर परिषद है हमारा, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट जो हमारा राज्य है, उनके बारे में कौन सा सही है? उसमें एक परिषद है, वही उधर का एक परिषद है, तो उसके बारे में कौन सा सही है? इसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था, ऑप्शन बी। इनमें पूर्वोत्तर के कुल 7 राज्य शामिल है, ऑप्शन सी। इस परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है, ऑप्शन डी। पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषदों के समान ही कार्य करती है। तो आपको बताना है इसका कौन सा कथन सही है। ये इसका राइट आंसर होगा पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषदों के समान ही कार्य करते हैं। ऐसे ये पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में शामिल है, इसमें 8 राज्य शामिल। ठीक है, तो ये पॉइंट पे आप लोग देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34, किस मुगल बादशाह के शासन काल में सूरजमहल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। तो जो औरंगजेब है इनको जिंदा पीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब। और औरंगजेब ने ही एक सिख गुरु को मरवाया था। क्या आप लोग पता है जिनका खून कराया था सिख गुरु के? वो सिख गुरु थे, सिखों के 9वें गुरु। कुछ याद आया आप लोग को? सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तेग बहादुर थे, तेग बहादुर। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिए, काफी क्वेश्चन ये पूछता है कि सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर को किसने मरवाया था? तो औरंगजेब ने मरवाया था। ठीक है, चलिए, कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परिवर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है? सबको पता होगा। इसका राइट आंसर होगा आयन मंडल। क्या होगा इसका राइट आंसर? आपका ऑप्शन डी, आयन मंडल। ठीक है, और पृथ्वी की सबसे निचली परत कौन सा है? ध्रुव मंडल। ठीक है, कौन सा? ध्रुव मंडल। जो ओजोन परत पाया जाता है वो समताप मंडल पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? समताप मंडल में। ठीक है, और भी अगर आगे इस ओजोन परत पे बात आएगी तो मैं और भी वहां पे आपको फैक्ट बता दूंगी ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक अध्यादेश जारी कर सकता है? तो आपको बताना है 37 नंबर का क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 239 का बी या ख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड रिपन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर देसी भाषा के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। और सेकेंड, 1882 में लॉर्ड लिंटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। तो उल्टा दिया गया है। देखो देखिए, लिंटन ने लगाया था और रिपन ने हटाया था। इसको जस्ट विपरीत कर लेंगे तो इसका ये सही हो जाएगा। ठीक, आपका क्वेश्चन। तो इसमें उपयुक्त तो कौन सा सही? नहीं तो दोनों सही नहीं, क्योंकि उल्टा दिया है। तो ना तो एक ना तो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर? जो किसाऊ बांध परियोजना टोन्स नदी पर। किस नदी पर है? किसाऊ बांध परियोजना टोन्स नदी पर। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पाते हैं, भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाले किस त्योहार को मीठी ईद कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शब बारात को मीठी ईद कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की आकस्मिक निधि और राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया। तो आपको ये सीधा क्वेश्चन है कि आकस्मिक निधि किस आर्टिकल में जुड़ा है? तो ये आर्टिकल है 267। और 266 की बात करें तो ये संचित निधि से जुड़ा गया। तो यह काफी फेमस क्वेश्चन है, 266 पूछता है। ये संचित निधि आकस्मिक 267। ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को सॉल्व करने की कुंजी बताई? तो ये बताई थी
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन 1936 में। थोड़ा सा इस अधिवेशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इस अधिवेशन के बारे में क्या क्या फैक्ट हम लोग को पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोग लाहौर अधिवेशन का बात करें, जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज की बात आई थी, मांग पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी, पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगर कराची अधिवेशन की बात करें 1931, तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, आप देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, तो आपको बताना भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाला कौन सा द्वीप है? तो ये द्वीप है सलसेट द्वीप। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और ये महाराष्ट्र को थाने से जोड़ता है सलसेट द्वीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन में, पॉलिटी सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत की जा सकती है। धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद सीधे राष्ट्रपति को भेजा जा सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा ना तो संशोधित कर सकती है, ना ही खारिज कर सकती है, और ना ही संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है। और धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। तो उपयुक्त में से बताना कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 4। क्या होगा? एक जो धन विधेयक बताया, धन विधेयक संविधान के आर्टिकल 110 के बारे में चर्चा की है। ये केवल ना मंत्री द्वारा लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। कहाँ पे? वाली लोकसभा में ही पारित होगा धन विधेयक। संसद के में केवल मंत्री द्वारा कोई विधेयक धन विधेयक, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करता है लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति के अनुशंसा पर ही लोकसभा में पारित किया जाता है, पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये सब पॉइंट आप लोग लिखते चलिएगा या रखते चलिएगा, ठीक है। बार बार आप लोग वीडियो देखेंगे तो आप लोग ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैती कांड का कब अंजाम दिया था? जो आपको बताना है, काकोरी डकैती कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925। और कहाँ पे हुआ था? कानपुर के पास हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, आगे बढ़े। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से अल नीनो की उत्पत्ति होती है। और सेकंड है, पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से ला नीला की उत्पत्ति होती है। और तीसरा, मौसम पर अल नीनो तथा ला नीनो का प्रभाव ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में? तो ऐसे कितने हैं? ऐसे हैं आपका 4 है। अगर बात करें उच्च न्यायालय संविधान के किस आर्टिकल, तो 214, 200 आर्टिकल, क्या बोलते हैं, हाँ आर्टिकल 214 ये बोलता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक, अगर यहीं पे आर्टिकल 215 एक अभिलेख न्यायालय के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। उपयुक्त उद्घोष 6 जुलाई 1944 में किसके द्वारा किया गया था? तो आपको बताना है किसके द्वारा किया था। ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके किया था? सुभाष चंद्र बोस, जिनको नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। इसने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन पूछा है। इनका जन्म हुआ था उड़ीसा के कटिहार में। कहाँ पे? उड़ीसा के कटिहार में, ठीक है। तो उड़ीसा के कटिहार में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बदला अत्यधिक तीव्र, सॉरी, निम्नलिखित में कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ये है वर्षा स्तरी, ठीक है। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए 50 क्वेश्चन भी हम लोग आगे, 50वां क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं था? आपको बताना नहीं है। तो राग भैरवी प्रातः काल, राग मल्हार वर्षा ऋतु, राग हिडोल शीत ऋतु, राग भूपाली रात्रि के प्रथम पहर में। तो इसका राइट आंसर राग हिडोल। ये शीत ऋतु में ना गा के प्रातः काल में गाया जाता है, तो यही सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51वां। निम्न में से कौन सा अंग माता और ग्रह के बीच संपर्क का अंग का कार्य करता है? तो ये आपका डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिल एसीटेट है। ऑप्शन बी है 68% तनु एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। ऑप्शन सी है HCl
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तुलना में एसिटिक अम्ल, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। HCl की तुलना में एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। और ऑप्शन 4D है, ठंडा किए जाने पर शुद्ध एसिटिक अम्ल जमकर बर्फ जैसा ठोस क्रिस्टल में बदल जाता है, जिससे गैसियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या होगा, इसका एथनोइक होगा। क्या होगा, एथनोइक, यहाँ पे बता देती हूँ, एथनोइक, एथनोइक अम्ल होगा या एसीटेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर होगा एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट है, कोशिका की रसधानी के को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टोनोप्लास्ट। सब बहुत लोग जान रहे हैं कोशिका झिल्ली, लेकिन इसका राइट होगा टोनोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का पीएच रहता है। तो आपको बताना है मानव शरीर का पीएच कितना होता है। ये रहता है ऑप्शन ए, 7 से लेके 7.8 के बीच रहता है। क्या रहता है, 7 से लेके 7.8 के बीच रहता है, ठीक है। अगर पीएच मान ऐसा जो अम्लीय और क्षारीयता का बताते हैं, 7 में अगर 7 किसी का पीएच मान है तो वो उदासीन विलयन है, और इससे पहले अम्लीय होगा, इससे 7 से अधिक हो तो क्षारीय विलयन बोलेंगे, ठीक है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाए, ये दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाता है, ये हो जाएगा 4 गुना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होने पर भोजन गाढ़े लोई की तरह हो जाता है, जिससे चाइल कहते हैं, जिसे काइल कहते हैं। दूसरा है, छोटी आंत में भोजन की पूर्ण पाचन होने पर भोजन घुलनशील तरल में परिवर्तित हो जाता है, जिससे काइम कहते हैं। और तीसरा है, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण इनियम के बिलाई द्वारा होता है। तो आपको पता नहीं से कौन सा सही है, 57 नंबर का कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। तो आपको बताना है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। तो इसका आगे बता दो, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। और आपको बता दें कि रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, सॉरी ये नहीं होगा, इसका होगा 58, हम लोग 58 नंबर का। हाँ, इसका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण थे, इसका इस राइट आंसर होगा कोयले का जलना। मैं बता दूं रिएक्शन दो प्रकार के थे, फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन। जो फिजिकल रिएक्शन, अगर किसी चीज को हम चेंज करते फिर उसको चेंज करें वापस उसी रूप में आए, उसको हम लोग फिजिकल रिएक्शन कहते हैं, भौतिक परिवर्तन करते हैं। लेकिन अगर हम लोग किसी चीज को हम चेंज करें लेकिन वो फिर अपने मूल स्वरूप में ना आ पाए, फिर से वैसे स्वरूप में ना, उसको हमको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए दही का, दूध का दही बन जाती है, केमिकल रिएक्शन है। फिर और बर्फ का पानी, पानी सॉरी बर्फ, पानी का बर्फ बन जाएगा। फिर अगर बर्फ को पिघला देंगे तो पानी तो बन जाएगा, लेकिन अगर दही का दूध का सॉरी दही बन जाएगा तो फिर दही को सही करने पे दूध तो बन नहीं पाएगा। तीसरी तरह जल का उबलना फिजिकल है, लोहे का पिघलना फिजिकल है, फिर जलवाष्प का संग्रहण फिजिकल, लेकिन कोयले का जलना एक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसका निम्नलिखित में कौन सा एक ग्राफ एक समान चाल को प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर मैं बता दूं पहले, डी होगा। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक के आदेश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के आधार पर जल को कितने श्रेणी में विभक्त किया। तो आप लोग बताना कितने श्रेणी में विभक्त किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5। और आपको बताएं जो कहे गए उसको आर्टिकल में कौन से आर्टिकल में रखा गया, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि के जांच हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो कौन सा वो जांच लाया जाता है। तो ये होगा ऑप्शन सी, ठीक है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन 1 सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, और कथन 2 सभी प्रकार का ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होता है। तो इसको बताना है इसका 62 का राइट आंसर क्या होता है। 62 का राइट आंसर आपका होगा कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रही 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की कार ए उसी दिशा में 15 मीटर प्रति सेकंड चल रही 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक अन्य कार बी से टकरा जाती है। टकराने के बाद ए का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो टकराने के बाद बी का वेग क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 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 डी, 22.5 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक की आबादी में उपभोक्ता के वृद्धि का क्या असर पड़ता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कमी आती है। नेक्स्ट है, जो धूम कोहरा स्मॉग है वो क्या है। तो जो धूम कोहरा है वो कोहरा धुओं का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग स्पेक्ट्रम सबसे लघु तरंग दैर्घ्य लघु तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ सबसे कम होता है, सबसे कम किसका वेवलेंथ होता है, यही पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा एक्स किरण होगा, ठीक है, एक्स किरण का। और जो थोड़ा सा बता दे, एक्स किरण का सबसे कम वेवलेंथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो किस क्रिया में का उपयोग होता है पौधों में इसके निष्कासन के लिए? आप लोग फटाफट बताइए, इसके निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? ये क्वेश्चन मैंने कई अपने क्लास में कराए थे, आप लोग मुझे बताइए किस क्रिया का इसका उपयोग होता है, फटाफट आप लोग मुझे कमेंट कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग तब तक। ये क्या सेक्शन है, शुभम नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रिक अम्ल की लगभग प्रतिशतता कितनी होती है? तो इसकी प्रतिशतता होती है 98%। कितनी होती है? 98%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कभी कभी अधिक आयु कुछ व्यक्तियों के नेत्र नेत्र लेंस वो दुधिया या धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं, ठीक है। अगर निकट दृष्टि दोष हो जाए तो आदमी को किस प्रकार का लेंस लगाना चाहिए? उसको अवतल लेंस लगाना चाहिए। क्या लेंस, कौन सा है? अवतल लेंस। और यही दूर दृष्टि हो जाए तो दूर दृष्टि का उत्तल, ठीक है, उत्तल। और जरा दृष्टि हो जाए तो जरा दृष्टि में बेलनाकार। नेक्स्ट हमारा अग्नि 5 मिनट रुके, लैपी डिस्चार्ज हो, थोड़ा इसको चार्ज में लगा दे आप लोग 1 मिनट, बस 1 सेकेंड आप लोग सब लोग रिवाइज करिए, ऊपर मैंने इस तरह पढ़ाया, बस 1 मिनट स्विच ऑन कर दो। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपना 70 नंबर क्वेश्चन पे। तो हम लोग का 70 नंबर क्वेश्चन अग्नि 5 मिसाइल के बारे में, कौन सा सही नहीं है। इसे कहीं वो कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसकी वो प्रक्षेपण श्रेणी, इसका जो रेंज होता है 5000 किलोमीटर तक ही है। यह दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर होती है। यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। इसका राइट आंसर डी जो होगा, सॉरी, इसका राइट आंसर डी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस युग में खुला परिसंचरण तत्व होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होता है? जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल के साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के साथ आपेक्ष बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ देखिए एक्सप्लेन करने के जहाँ स्कोप है मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन जो फैक्ट है वो तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणियों में ना जोड़ने के कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कथन एक, डीएनए को अनुवांशिक इकाई कहा जाता है, और कथन दो, जीन को अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। तो आपको बताना है इसमें से सत्य पूछा है ना, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कथन एक और दो, एक सत्य और दूसरा, एक और दो दोनों असत्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्वों का आयनन विभव को सही क्रम में दर्शाता है? तो इसका जो सही क्रम होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, एक विद्युत हीटर पर उसकी शक्ति 1500 वाट अंकित है। इस हीटर को 10 घंटा उपयोग करने में कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत होगी? तो इसको आपको बताना, तो ये होगी 15 यूनिट। कितनी होगी? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा एक, कवक द्वारा। और एक वैलिन का उपयोग होता है, तो आपको पता नहीं कि वैलिन का उपयोग कब होता है? तो ये होता है इसका राइट आंसर अवसाद मिटाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 न्यूटन का बल 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण होगा, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, निम्न में से वो वर्तमान सॉरी हाँ, निम्न में से कृत्रिम स्वीटिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास होती है, तो किसमें सबसे ज्यादा होती है? तो ये होता है एलिटेम में। अब यहाँ से देखिए करंट अफेयर चालू हुआ, तो इसमें कुछ रटने वाला सब मान लिया फैक्ट, इसमें कुछ बताने जहाँ स्कोप होगा मैं बता चलूंगी। तो फटाफट यहाँ पे हम लोग देखते चलते हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन थे? जो और वर्तमान में हॉकी महासंघ के अध्यक्ष है वो आपके कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सैफ अहमद है। नेक्स्ट है, मैग्नीज के उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो जो मैग्नीज के उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो मैग्नीज सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य के जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है? तो जीआई टैग कब से देना प्रारंभ हुआ है ये आप लोग बताइएगा, और सबसे पहले जीआई टैग किसको दिया गया था, ठीक है, किस चीज को दिया गया था? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैंने कई बार इसको बताया, और एक सेपरेट वीडियो है जीआई टैग का, आप लोग जाके चैनल पे वो भी देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट है, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, मनोज प्रभावक।
प्रभाकर को, सॉरी। नेक्स्ट है हमारा, किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो आपको बताना कृत्रिम भ्रूण किस वैज्ञानिक ने, इजराइल के लोगों ने तैयार किया है, वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट है, मिस इंडिया यूएस 2022 का खिताब किसने जीता है? तो कि किसने जीता, ये किस जीता? आर्य बाल टेकर ने, ठीक है। किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानूरी को लॉन्च किया था? ये किया उत्तर कोरिया ने। किसने किया? उत्तर कोरिया ने, नहीं सॉरी, उत्तर कोरिया ने, दक्षिण कोरिया ने। भारत भारत ने किस देश को हराकर एस एफ एफ यू 20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो आपको बताना है किसको हराकर जीता है। तो इसका राइट आंसर देखते चलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, चीन। नेक्स्ट है, किस राज्य के द्वारा गाय गोद लेने के लिए पुड़कोटी दूत योजना की शुरुआत की गई थी? ये की गई है आपका कर्नाटक के द्वारा, कर्नाटक राज्य के, सॉरी ये उत्तर प्रदेश नहीं, कर्नाटक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पुस्तक बिल पावर के लेखक, एक पुस्तक जरूर पूछता है, बिल पावर के लेखक कौन है? तो आपको बताना है इसके लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट है, हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो आपको बताना है, तो ये जीता है चीन को हराकर। नेक्स्ट है, 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत किस से भाग लेने वाला एकमात्र खिलाड़ी है? ये है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, आरिफ खान। नेक्स्ट है, 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किस दिया गया? तो आपको बताना है, ये दिया गया है सूर्या को। नेक्स्ट है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका नया डाटा वो आप लोग देखिएगा, ये तो पुराना हो गया है। इसका नया डाटा आप लोग देखिएगा, तो 94 का आपको आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये पहला राज्य बना आपका छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 96, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है ऑप्शन सी इसका राइट 88वां। नेक्स्ट है, भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? तो ये आपका किया गया था, बताइए कब? तो ये किया गया था आपका डी, 16 जनवरी 2021 को। अब 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कहाँ किया गया था पता है आप लोगों को? तो ये किया गया था हमारा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ किया था? ये किया गया था हमारा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी कौन बना है? तो ये आपको बताना है कौन बना है। तो ये आपका होगा लक्षद्वीप। तो 100 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ओवर हम लोग खत्म करें, लेकिन आपको कहने के लिए 100, लेकिन आपको 200 300 क्वेश्चन न्यू आपको देखने को मिला है। तो चैनल अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करते रहिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज नंबर 2 में। यहाँ टेस्ट नंबर हम लोग